तो दोस्तों, क्या आप हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ काफ़ी लंबे टाइम से खा रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसकी दवाइयाँ आपको लंबे टाइम से चल रही हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम ऐसे रोग में चलने वाली दवाइयों के भयानक साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली 2 वीडियोस में सोरायसिस क्या होता है, सोरायसिस के लक्षण क्या होते हैं और सोरायसिस के कुछ कारणों के बारे में, जैसे कि जेनेटिक रीजन, लाइफस्टाइल रीजन, HIV की वजह से होने वाले सोरायसिस और माइक्रोब्स की वजह से होने वाले सोरायसिस के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आपको पता चल जाएगा कि सोरायसिस क्या होता है और सोरायसिस के कुछ कारणों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आइए कुछ और कारणों के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से सोरायसिस होता है। तो दोस्तों, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया यदि आपके माता पिता को सोरायसिस है तो आपको भी होने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर मौसमों की वजह से भी हो सकता है सोरायसिस। और HIV से पीड़ित है या फिर किसी सूक्ष्म जीव की वजह से भी, हमने 2-3 सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था, उसकी वजह से भी आपको सोरायसिस हो सकता है। तो इसमें से जो 5वां कारण है मेडिसिन की वजह से, इन कारणों में अगर हम देखें तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनके लगातार सेवन से सोरायसिस हो सकता है, या फिर जिनको सोरायसिस पहले से है उनकी तकलीफ इन दवाइयों के सेवन करने के बाद बढ़ सकती है। जिसमें से दवाइयों के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन। जब किसी व्यक्ति को पहला हार्ट अटैक आता है उस टाइम उस व्यक्ति को कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम से, यानी कि असामान्य दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के लिए मदद करती हैं और दूसरी बार हार्ट अटैक ना हो इससे बचाती हैं। अगर हम बात करें इनके साइड इफेक्ट की, तो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन इस्तेमाल करने वाले पेशेंट को स्क्रीन पर जितनी भी बीमारियां दिखाई दे रही हैं, ये सारी बीमारियां बीटा ब्लॉकर्स दवाइयों के इस्तेमाल से पैदा होती हैं। और इन बीमारियों में सोरायसिस का भी नाम है। बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन के बाद आता है लिथियम मेडिसिन। अगर हम लिथियम की बात करें तो वैज्ञानिकों द्वारा अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से लिथियम का नाम तीसरे नंबर पर आता है। लिथियम कई पेड़ पौधों में और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में पाया जाता है। इसके अलावा यह समुद्री जीवों और जमीन पर रहने वाले जीवों में भी पाया जाता है। लिथियम का सबसे अधिक उपयोग ग्रीस बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर मोटर व्हीकल में किया जाता है। जब इस लिथियम को फैट के साथ गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद यह लिथियम स्टीरेट बनाता है, जिससे साबुन बनाया जाता है। इन सभी प्रकार के उपयोग के साथ साथ लिथियम का उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन की दवाइयां बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है, अगर किसी भी लिथियम दवा का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सोरायसिस हो सकता है। लिथियम एलिमेंट्स की धूल या फिर लिथियम से बना कोई भी कंपाउंड्स नाक या फिर गले में जाने के बाद जलन पैदा हो सकती है। और चौथी दवा आती है मलेरिया की दवाइयाँ। अगर व्यक्ति कोई इन मलेरिया की दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है तो इसकी वजह से भी सोरायसिस को संभावना बढ़ने की ज्यादा होती है। और 5वीं दवा आती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर हम बात करें स्टेरॉइड की, तो यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यह पेड़ पौधों में, जानवरों में और कुछ फंगस से निकाले जाते हैं। और जो स्टेरॉइड होते हैं वो एक प्रकार के प्राकृतिक कार्बनिक रसायन होते हैं। इसके विपरीत जो नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड होते हैं वे आर्टिफिशियल तरीके से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। दर्द को कम करने वाली दवाइयां यानी कि पेन किलर, बुखार को कम करने वाली दवाइयां और खून को जमने से रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयां और सूजन को कम करने वाली दवाइयां, ये सारी दवाइयां नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स में आती हैं। इन दवाइयों के लगातार सेवन से सोरायसिस और अधिक बढ़ सकता है। और 6ठी दवा का नाम है टेराबिनोफाइन। यह दवा अक्सर क्रीम या फिर पाउडर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, या अक्सर खुजली, दाद या फिर फटे पैरों में इनका उपयोग होता है। और ऐसे पाउडर या फिर क्रीम का इस्तेमाल लगातार सोरायसिस के ऊपर करने से सोरायसिस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार काफी ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके लगातार सेवन से या फिर मरहम के रूप में इनका इस्तेमाल करने से सोरायसिस विकसित हो सकता है, या फिर पहले से मौजूद सोरायसिस और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद 6ठा रीजन आता है इम्यून सिस्टम की वजह से सोरायसिस क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा स्किन होता है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, वह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह सभी अंगों को कवर करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।
अगर हम बात करें अपने स्किन की तो यह कई परतों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों हमारी त्वचा का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम एपिडर्मिस परत कहते हैं, और एपिडर्मिस परत के नीचे जो परत होती है उसे हम डर्मिस परत कहते हैं, और डर्मिस परत के नीचे जो परत होती है उसे हम हाइपोडर्मिस परत कहते हैं। इस प्रकार हमारी त्वचा जो होती है 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस परत हानिकारक बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को, और शरीर से निकलने वाले पानी की मात्रा को कंट्रोल करके वायुमंडल में संतुलन को बनाए रखती है। यह एपिडर्मिस लेयर 90% तक केराटिनोसाइट यानी कि केराटिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और एक केराटिन कोशिकाएं गर्मी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, शरीर में पानी की हानि, फंगल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स यानी कि परजीवी और हानिकारक वायरसों से शरीर को बचाने का काम करती है। इस एपिडर्मिस परत के नीचे जो डर्मिस परत होती है यह मुख्य रूप से डर्मिटिस सेल और माइक्रोफेज यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं और टी सेल से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों जो डर्मिस परत में माइक्रोफेज होता है यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वह शरीर के अंदर मरी हुई कोशिकाओं को, हानिकारक पदार्थों को और सूक्ष्म जीवों जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं एब्जॉर्ब करके उन्हें पचाने का काम करती है। तो दोस्तों ये जो डर्मिस परत होती है यह एपिडर्मिस परत को रासायनिक रूप में संदेश भेजती है, और जिसकी वजह से एपिडर्मिस परत यानी कि जो सबसे ऊपरी त्वचा होती है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो 30 दिनों के आसपास में बदल जाती हैं। तो दोस्तों जब कभी यही डर्मिस परत एपिडर्मिस परत को इंटरल्यूकिन 36 गामा, ट्यूमर नरकोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 22 जैसे रसायन पदार्थों को जब संदेश के रूप में एपिडर्मिस परत को भेजती है तो ये पदार्थ एपिडर्मिस परत में मौजूद केराटिनोसाइट्स कोशिकाएं यानी कि केराटिन कोशिकाओं को उत्तेजित कर देते हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटरल्यूकिन 36 गामा, ट्यूमर नरकोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 36, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 22 ये सभी एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो कोशिका के जीन यानी कि डीएनए में मौजूद जानकारी या फिर संकेतों के आधार पर बनाई जाती हैं। तो दोस्तों जब कभी डर्मिस परत इंटरल्यूकिन 10 नाम का प्रोटीन्स एपिडर्मिस परत को भेजता है तो इस प्रोटीन्स का जवाब देने के लिए एपिडर्मिस परत ऐसे पदार्थ का प्रोडक्शन करती है जिसकी वजह से सोरायसिस का जन्म होता है। कुछ कंडीशन में जब मर चुकी कोशिकाओं का डीएनए या फिर कुछ जीवित कोशिकाओं का डीएनए साइटोकिन्स इंटरफेरॉन अल्फा नाम के प्रोटीन्स का उत्पादन करती हैं तो डर्मिस परत की कोशिकाएं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नरकोसिस फैक्टर अल्फा जैसे प्रोटीन्स का स्राव करती हैं जिसकी वजह से त्वचा में सूजन पैदा होती है। तो दोस्तों जब कभी डर्मिस परत की कोशिकाएं एपिडर्मिस परत को कुछ ऐसे प्रोटीन्स को संदेश के रूप में भेजती है जिनकी वजह से एपिडर्मिस परत की कोशिकाएं हर 3 से 5 दिनों में बदल जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहली वाली कोशिकाएं होती हैं त्वचा के ऊपर आ जाती हैं और जो नई वाली कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी वाली कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो पपड़ी के रूप में त्वचा पर जमने लग जाती हैं। इस प्रकार जख्म और पपड़ी मिल करके सोरायसिस को जन्म देती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सोरायसिस के ऊपर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सोरायसिस का इलाज कैसे किया जाए इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।